वर्क की तरह होती है कि जिस तरह से कोई भी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है थ्रू वर्क, तो इसी तरह इंटरनल एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है एज अ हीट। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है। हीट का ट्रांसफर इस वजह से नहीं होता कि जिसके अंदर हम टेम्परेचर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। तो जिस तरह से किसी भी चीज का एक टेस्ट होता है, जैसे शुगर का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है और जो मिर्ची का टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, तो ये एक टेस्ट है। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी के जो दो हिस्से हैं, एक इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है और दूसरा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ये जो इंटरनल एनर्जी का एक हिस्सा है, जिस हिस्से को हम इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी की एक सेंसेशन होती है। आप कह लें जिस तरह से शुगर की जो है वो टेस्ट मीठापन होता है, इसी तरह से जो इंटरनल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा है, उस काइनेटिक एनर्जी वाले हिस्से का एक टेस्ट होता है, और वो टेस्ट जो होता है वो टेम्परेचर होता है। आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है एक सेंसेशन है, और वो किस चीज की सेंसेशन है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप कहेंगे कि टेम्परेचर इज सेंसेशन। टेम्परेचर एक सेंसेशन है, और वो किसकी सेंसेशन है? वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। ये इंटरनल एनर्जी की सेंसेशन नहीं है, इंटरनल एनर्जी के एक हिस्से की सेंसेशन। आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी अपने आप को जो अपीयर करती है वो एज अ टेम्परेचर करती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये जो होती है ये होती है सेंसेशन। सेंसेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का जो एक हिस्सा है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, वो अपने आप को जाहिर करता है एज अ टेम्परेचर। अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जीज ज्यादा है, उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जीज के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर कम है, इसका मकसद है उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का एक हिस्सा जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो अपने आप को जाहिर करता है एज अ टेम्परेचर। या आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और
coldness. Degree of hotness or coldness is called temperature. वैसे होता hotness है, coldness कोई होती नहीं है चीज। बहरहाल लिखते हैं तो हम भी लिख देते हैं कि एक्चुअल जो होती है वो हॉटनेस होती है, कोल्डनेस होती नहीं है। मीन्स जितनी हॉटनेस कम है वो बॉडी कोल्ड है। तो बहरहाल आप इसको सेंस में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट of degree of hotness is called temperature. इसको भी हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर, ठीक है, कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्वांटिटेटिव का मकसद है कि जिसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम असाइन कर सकें किसी मेजरमेंट को, उसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी बॉडी को हम टच करेंगे तो हमें वो महसूस होगा कि वो बॉडी ठंडी है या गर्म है, लेकिन हम उसकी डिग्री नहीं बता सकते कि ये अगर बॉडी गर्म है इसका टेम्परेचर कितना है। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट। जबकि अगर हम थर्मामीटर लगा के किसी बॉडी का टेम्परेचर देखें तो उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है, जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी के जो हॉटनेस होती है उसके साथ कोई डिग्री असाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर के बारे में एक लॉ है जिसको हम कहते हैं जीरोथ लॉ। अब ये जीरोथ लॉ क्या होता है, ठीक है। ये जो जीरोथ लॉ होता है, जीरोथ लॉ हमें कहता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको कहा जाता है। सपोज करें ये हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है। ये बॉडी ए है और इसका टेम्परेचर T1 है, और ये बॉडी बी है। इन दोनों बॉडीज के दरमियान जो होती है एक ऐसा मटेरियल है, अब पहले इन दोनों बॉडीज के दरमियान एक ऐसा मटेरियल है जो परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। अगर इस तरह से हम कहते हैं कि ये ए और बी बॉडीज हैं और इनके साथ एक ऐसी बॉडी इनके दरमियान है जो परफेक्ट, आप कह सकते हैं कि ये परफेक्ट इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ हीट। इसमें किसी भी किस्म की हीट ट्रांसफर नहीं होती। अब एक तीसरी बॉडी है, सपोज कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर T2 है। एक तीसरी बॉडी है C जो A के भी टच करती है और B को भी टच करती है, ठीक है। ये बॉडी C है, इसका टेम्परेचर T3 है, ठीक है। अब अगर T1 इज इक्वल टू T3 और T2 इज इक्वल टू T3, देन T1 इज ऑल्सो इक्वल टू T2। इसका मतलब है कि A और B बॉडीज एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में नहीं है। थर्मल कांटेक्ट का मकसद क्या होता है वो बताता हूं कि A और B एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। A और B में हीट का ट्रांसफर नहीं होता।
लेकिन एक थर्ड बॉडी सी है, वो इन दोनों ए और बी के साथ कांटेक्ट में है। ए की और सी की आपस में हीट ट्रांसफर हो सकती है, सी की और बी की हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो जीरोथ लॉ कहता है कि अगर ए और सी आपस में सेम टेम्परेचर पे, तो सी और बी भी अगर दोनों एक दूसरे से सेम टेम्परेचर पे, तो ए और बी एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी सेम टेम्परेचर पे होंगे। इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, कि अगर ये ए और बॉडी एक तीसरी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। या आप ये सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं कि जब बॉडीज आपस में थर्मल कांटेक्ट में होती हैं, तो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर होती है कोल्ड बॉडी की तरफ, और आखिरकार सब बॉडीज का टेम्परेचर जो होता है वो सेम होता है। तो ये जो जीरोथ लॉ होता है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये टेम्परेचर से रिलेटेड लॉ है जो हमें बताता है कि जब बॉडीज आपस में थर्मल कांटेक्ट में होती हैं, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं। अब हम देखते हैं ये थर्मल कांटेक्ट क्या होता है। थर्मल कांटेक्ट, थर्मल कांटेक्ट का मकसद होता है टू आर मोर बॉडीज, two or more bodies are said to be in thermal contact, said to be in thermal contact if heat transfer can take place by conduction, convection or radiation। अगर दो या तीन बॉडीज के दरमियान हीट की ट्रांसफर हो सके, फिर चाहे वो कंडक्शन के थ्रू हो सके, चाहे वो कन्वेक्शन के थ्रू हो सके, या वो रेडिएशन के थ्रू हो सके, तो ऐसा जो कांटेक्ट होता है, ऐसे कांटेक्ट को हम कहते हैं थर्मल कांटेक्ट। जैसे आप लोग जहाँ पे जिस रूम के अंदर बैठे हो, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, वो सब चीजें आपकी बॉडी के साथ थर्मल कांटेक्ट में थ्रू एयर के थ्रू आपकी बॉडी का थर्मल कांटेक्ट है हर उस ऑब्जेक्ट के साथ जो ऑब्जेक्ट उस रूम के अंदर पड़ा होगा। तो लॉ क्या कहता है? जीरोथ लॉ कहता है कि जब बॉडी थर्मल कांटेक्ट में होंगी, तो जो गर्म बॉडी होगी उसकी हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, और थोड़े टाइम के बाद उन बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और जब बॉडीज का टेम्परेचर सेम होता है, तो उसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहां से आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मकसद क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मकसद है कि बॉडीज आर said to be in thermal equilibrium, if their temperature
इज सेम। अगर दो या दो से ज्यादा बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो तो हम कहेंगे कि बॉडीज जो होती है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे सिर्फ ये चीज जरूरी होती है कि उन बॉडीज का टेम्परेचर सेम है या नहीं है। अगर बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आती है। और ये लॉ आपको कहता है कि जब बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में होती हैं तो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगी। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जैसे सन है या अर्थ है, वो बहुत अरसे से थर्मल कांटेक्ट के अंदर है। जब ये बहुत अरसे से थर्मल कांटेक्ट में है तो इन दोनों के दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं आया? इन दोनों का टेम्परेचर सेम क्यों नहीं हो रहा? तो इसलिए नहीं हो रहा कि थर्मल इक्विलिब्रियम तब हो सकता है जब एक बॉडी जितनी हीट ट्रांसफर करती है वो सारी की सारी ट्रांसफर्ड हीट दूसरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाए। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक चाय का कप है, उस चाय के कप के साथ आपने ठंडे पानी का गिलास टच करके रख दिए, तो अगर चाय के कप से जितनी हीट ट्रांसफर होती है वो सारी की सारी हीट ठंडे पानी के गिलास की तरफ शिफ्ट हो और वो सारी की सारी हीट उस ठंडे पानी का टेम्परेचर बढ़ाए, तो फिर उन दोनों का थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर सेम हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि एक बॉडी जितनी हीट ट्रांसफर करती है वो सारी की सारी हीट दूसरी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर इस्तेमाल नहीं होती तो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जैसे सन है, सन से आने वाली सारी की सारी हीट अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, क्योंकि अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं। जिस तरह से प्लांट्स होते हैं, मुख्तलिफ उसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं जो हीट को इस्तेमाल करके उससे और जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि अर्थ के ऊपर पहुंचने वाली जो सन की हीट है वो किसी और काम में इस्तेमाल हो जाती है एज कंपेयर्ड फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने की बजाय वो हीट मुख्तलिफ प्रोसेसेस के अंदर कंज्यूम हो जाती है, इसलिए सन और अर्थ जो होते हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस होते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि दो बॉडीज की इंटरनल एनर्जी सेम हो और दो बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट हो, क्योंकि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। इंटरनल एनर्जी के एक हिस्से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के एवरेज काइनेटिक एनर्जी की सेंसेशन टेम्परेचर है। कहीं कहीं पे आप पढ़ोगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टेम्परेचर। मेरे हिसाब से ये बात सही नहीं है, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर टेम्परेचर होती तो टेम्परेचर का यूनिट जो है वो जूल ही होना था। एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर नहीं है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की सेंसेशन जो होती है वो टेम्परेचर होती है। जिस तरह से इनर्शिया है, इनर्शिया मास नहीं है, इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ द मास है। ज्यादा मास होगा ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा इनर्शिया होगा कम मास होगा कम इनर्शिया होगा। तो जिस तरह से इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी है, इसी तरह से टेम्परेचर जो होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी नहीं, इंटरनल एनर्जी भी नहीं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की सेंसेशन है, तो इसको सेंसेशन में लीजिएगा। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या ये पॉसिबल है कि दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो और दोनों बॉडीज की इंटरनल एनर्जी डिफरेंट हो? तो पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि
कि अगर दो बॉडीज है उनका जो है वो टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर इक्वल, बट इंटरनल एनर्जी अनइक्वल। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो अनइक्वल होती है। सपोज करें ये हमारे पास दो बॉडीज है, एक बॉडी बड़ी है, एक बॉडी छोटी है। ठीक है, और इस तरह से एक में मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं और दूसरी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स कम है। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मास पे डिपेंड करेगी। अगर एक बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ मास क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो। इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। अगर इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एवरेज, मीन्स दोनों का टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा एट थर्मल इक्विलिब्रियम। जब बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, जब बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, जैसे आप लोग जिस रूम के अंदर बैठे हुए हैं उस रूम के अंदर कुछ बॉडीज ऐसी होंगी जो बड़ी होंगी, कुछ बॉडीज ऐसी होंगी जो छोटी होंगी, सबका टेम्परेचर बराबर होगा। तो जो बड़ी बॉडी होगी उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे जाहिर सी बात है उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का मकसद है सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। तो अगर एक बॉडी के अंदर 100 मॉलिक्यूल है, दूसरे के अंदर 50 मॉलिक्यूल है, वो सेम रूम के अंदर पड़े, सेम टेम्परेचर है उनका, तो जाहिर सी बात है कि जिस बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उसकी सम ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर एनर्जी ज्यादा होगा, और जिसकी साइज कम है, जिसके अंदर मैटर कम है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स कम है, उनकी सम ऑफ ऑल कम होगी। तो ये हो सकता है कि दो बॉडीज का टेम्परेचर तो सेम हो, लेकिन अगर उन दोनों बॉडीज के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है तो उनके अंदर इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी। या फॉर एग्जांपल अगर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है और 1 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो आपको पता है कि वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी होती है, जबकि ऑक्सीजन एज अ गैस उसके अंदर सिर्फ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर आप देखोगे, कल मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था कि जो सॉलिड होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, इंटरनल एनर्जी वाइब्रेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है और ट्रांसलेशनल भी होती है, जबकि गैसेस के अंदर सिर्फ ट्रांसलेशनल होती है। तो अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हो और इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो तो वाटर की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन वाटर की इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है, जबकि ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस तरह से हो सकता है डिफरेंट कंडीशंस पे कि दो बॉडीज का अगर टेम्परेचर सेम है, उनकी अमाउंट डिफरेंट है, या दो बॉडीज की नेचर डिफरेंट है, एक चीज सॉलिड की है, एक चीज गैसियस है, एक चीज लिक्विड है, तो उनका टेम्परेचर भले इक्वल हो, उनका अमाउंट भले इक्वल हो, लेकिन उनकी इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस के अंदर इंटरनल एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। अब इसके बाद क्या ये हो सकता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सेम हो लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट हो?
ठीक है। अब पहले हमने कंडीशन ये देखी कि टेम्परेचर सेम हो और इंटरनल एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। अब हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी सेम और टेम्परेचर डिफरेंट, क्या ऐसा हो सकता है कि इंटरनल एनर्जी सेम हो और टेम्परेचर डिफरेंट हो? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इक्वल इंटरनल एनर्जी इक्वल बट टेम्परेचर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर दो बॉडीज हैं सेम मटेरियल की है, एक बॉडी बड़ी है और एक बॉडी छोटी है, सपोज करें सेम मटेरियल है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एवरेज मॉलिक्यूल की इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी इंटरनल एनर्जी सपोज करें ये हो जाएगी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज किया है मैंने कि इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 है, हर मॉलिक्यूल के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सपोज कर लेते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी 100 है, ठीक। अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, मैंने इसको जस्ट एक चीज समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। N2 इज इक्वल टू 50। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। आप देखोगे T2 ग्रेटर देन T1, इसलिए कि टेम्परेचर किसकी सेंसेशन होता है? एवरेज की। इसका एवरेज ज्यादा है, इसका एवरेज क्या होता है? कम। तो T2 ग्रेटर देन T1 हो जाए। इंटरनल एनर्जी हर मॉलिक्यूल के पास 2 है, इंटरनल एनर्जी टोटल 100, हर मॉलिक्यूल के पास 1 है, तो एवरेज कम है। तो एवरेज कम है तो इसका टेम्परेचर कम होगा, लेकिन इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। जबकि इस तरह से आप कहेंगे इंटरनल एनर्जी दोनों की इक्वल है, लेकिन दोनों का एवरेज डिफरेंट होने की वजह से टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो और इंटरनल एनर्जी डिफरेंट हो। ऐसा भी हो सकता है दो बॉडीज की इंटरनल एनर्जी सेम हो और टेम्परेचर डिफरेंट हो। तो दोनों कंडीशंस हो सकती है। तो अब आ जाते हैं, हमने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी, उनके दरमियान आपके माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वो तीनों हैं क्या। मैं एक बार फिर उस चीज को रिपीट कर देता हूं कि इंटरनल एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी और टेम्परेचर, तीनों क्या है, तीनों में किस तरह से आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे। इंटरनल एनर्जी का मकसद है किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है। यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि हर बॉडी के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं होंगे। जबकि कैलोरिक थ्योरी कहती थी कि जो कैलोरिक होता है वो सेल्फ रिपल्सिव होता है। कैलोरिक जो होता है उसके अंदर रिपल्शन होती है।
तो किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल वाइब्रेट या मूव हमेशा क्यों करते रहते हैं, या कैलोरिक रिपल्सिव क्यों माना जाता था, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? देखिए, आपको पता है हर बॉडी के मॉलिक्यूल मास के होते हैं, और मास की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो कैलोरिक को रिपल्सिव इसलिए कहा जाता था कि अगर कैलोरिक को रिपल्सिव नहीं माना जाता तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ग्रेविटी है वो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके एक सिंगल डॉट में कन्वर्ट कर देती। लेकिन आम तरह से कोई भी बॉडी सिंगल डॉट में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होती है ना, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके उसको एक सिंगल डॉट की सूरत में किसी भी बॉडी को कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट है ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो बॉडीज तो ऐसे नहीं करती, इसलिए कहा जाता था कि एक्चुअली जो कैलोरिक है वो रिपल्सिव है, ग्रेविटी उनको डॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कैलोरिक मॉलिक्यूल को रिपेल करके खड़ा है, वो बॉडीज को इस तरह से कोलैप्स होने नहीं देता। और यही चीज मॉलिक्यूलर थ्योरी किस तरह से कहती है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेट न करते और मॉलिक्यूल रेस्ट में होते तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी बॉडीज को कोलैप्स करवा देती, किसी भी बॉडी की साइज को वो श्रिंक कर देती, बॉडीज की साइज श्रिंक हो जाती ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन मॉलिक्यूल। लेकिन मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं ना, वो जो उनकी मूवमेंट्स होती है ना, वो उनको कोलैप्स से बचा रही है। अगर मॉलिक्यूल्स मूव करना छोड़ देंगे, जैसे 0 केल्विन पे मॉलिक्यूल मूव करना छोड़ देंगे, बॉडी कोलैप्स कर जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं 0 केल्विन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया, उस बॉडी के मॉलिक्यूलर की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टॉप हुई तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर ग्रेविटेशनल फोर्सेस है ना, वो सफिशिएंट है कि बॉडीज को अट्रैक्ट करके श्रिंक कर दें। इसलिए नेचुरल सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं जो इसको श्रिंक होने से बचाती है। तो आप कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी का मकसद होता है वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, उसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है, और वो मॉलिक्यूल्स के पास होती है मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की वजह से, मॉलिक्यूलर रोटेशंस की वजह से, मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की वजह से। ये जो एनर्जी होती है इसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है और वो हर बॉडी के अंदर मौजूद रहती है। अब ये जो इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, नॉट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो वो जो ट्रांसफर होती हुई एनर्जी है उसको हीट एनर्जी कहते हैं। और उस इंटरनल एनर्जी के एक हिस्से काइनेटिक एनर्जी की जो सेंसेशन होती है वो टेम्परेचर कहलाती है। टेम्परेचर इज सेंसेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह मेरे टेम्परेचर के।